अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे और अपने फजल से हमारे उमूर को संवारे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सर वैसे तो आजकल आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो गया है ना, रमज़ान शुरू होने वाले हैं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते से रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। सर ये बताइएगा कि अभी जो आप माशाल्लाह इतना सारा ये काम कर रहे हैं, इसका जो आपने एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, जो उसका डिसिप्लिन है, उसको आप किस तरह उसको डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उसको फ़ॉलो करते हैं? क्या क्या बनाया आप? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन है, हम्म। उसको आप किस तरह से वो जो है वो डिफ़ाइन भी करते हैं और फ़ॉलो भी किस तरह करते हैं, बताइएगा? जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी सर। जी। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इत्तेफाक जिन इदारों में भी काम करने का हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि एडल्ट ब्लाइंड सेंटर में हमने वहाँ के ज़ाब्तों के मुताबिक जो तरीक़ाकार था उसका डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद जो उसमें वहाँ मुश्किलात पैदा हुई थी, जिसके लिए मैंने किसी जगह कहा कि हड़तालें भी की। और यही बात नहीं, मुझे जी। स्कूल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी मुझे ये बातें अच्छी लगती थी कि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए जी। और उसके मुताबिक काम किया जाए। तो मैंने एक वाक़या बताया था कि जब मैं मैट्रिक में था और काजिम हुसैन आबदी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, मॉडल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे, और वो हमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स वगैरह पढ़ाया करते थे। उन्होंने एक बार टेस्ट लिया, और ये वाक़या मैं दोहरा चुका हूँ, लेकिन मैं अब उस अंदाज में बता रहा हूँ कि जो मैं डिसिप्लिन को रिगार्ड करता था। जी। जी। तो वो टेस्ट हो गया। अच्छा, टेस्ट के बाद 3 मिनट देते हैं, उन्होंने कहा 3 मिनट बाद मॉनिटर से कहा था कि जब वक्त हो जाए तो 3 मिनट बाद कापियाँ जमा करो। अच्छा, मॉनिटर मेरे बराबर वहीं था, फ्रंट सीट पे बैठता था, और क्योंकि क्लास में हमारा इल्मी मुकाबला उनसे था, जी। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो 3 मिनट की मोहलत देने के फौरन मुझसे कहा लाओ पेपर दो। मैंने कहा मैं अभी इसको फोल्ड करके आपको दे रहा हूँ, रुके, तो उसने हाथ से छीन लिया। अच्छा। छीनने की कोशिश की तो फट गया। उसके बाद जब रिजल्ट आया और उन्होंने कहा 0 और 1 और 3 नंबर लेने वाले जो है सामने आके खड़े हो जाए, प्रिंसिपल साहब ने कहा। अच्छा। मैं भी जाके खड़ा हो गया। तो मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा जी मैंने सुना, आपने कहा कि 0 1 या 3 नंबर जिनके आए वो खड़े हो जाए, तो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा 0 आया। तो उन्होंने मॉनिटर की तरफ देखा। मॉनिटर ने बगैर किसी पूछे बोला सर मैंने इनसे पेपर लेना चाहा था, तो वो जो है इन्होंने दिया नहीं, तो मैंने छीन लिया, तो पेपर फट गया। आपने फटे हुए पेपर पे 0 नंबर दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा ये लीडरशिप रोल का मामला है सर। तो वो चीज़ें मेरी उस वक्त से ये थी, मुझे जब कहा था खड़े हो जाए तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कोई शिकायत नहीं की उनसे कि जी। मेरा पेपर फाड़ा या ये किया, क्योंकि रिकॉर्ड पे चीज़ ये आई थी कि मेरा नंबर 0 आया था। सही। मुझे कहा, मैं खड़ा हो गया, तो उन्होंने खुद कहा जाओ तुम सीट पे बैठ जाओ। अच्छा। और वो उसमें सारे क्लास वालों ने तालियां बजा के खुशी मनाई थी ऐसे। अच्छा, माशाल्लाह सब खुश तो हुए थे। वो उनको अच्छा लगा था ना। हम्म। आप और मुझे ये चीज़ इसलिए पसंद आती है कि कुरान में कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि तुम अल्लाह और रसूल की करो और अपने उमूर से मुतालिक इंचार्ज की करो। अगर उससे कोई तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह और रसूल से रुजू करो बिल्कुल। और डिसिप्लिन को मेंटेन रखो। तो हम अल्लाह के फजल से ये रहा तरीका, को हमें परफेक्ट अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिला था स्कूल में भी
हम 3.5 मील पैदल जाते थे, लियारी से लेकर मॉडल स्कूल पाकिस्तान चौक, ये हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हमने सुबह की शिफ्ट में 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी थी, 5वीं 6वीं 7वीं दोपहर के शिफ्ट में पढ़ी थी उसी स्कूल में। और हम 3.5 मील पैदल जाते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम उसमें वो लेट जो हुए हों। वो लेट नहीं पहले होते थे। होती है ना क्लास एक, जी जी, असेंबली दुआ होती है, दुआ होती है, हाँ? सब असेंबली होती है। असेंबली, तो उसमें कभी हम लोग लेट नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इल्ला ये कि कभी कोई बारिश या कोई ऐसी चीज़ हुई तो उसमें, लेकिन परफेक्ट अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिले हुए रिकॉर्ड पर हमारे थे। माशाल्लाह। तो इस तरह से आगाज़ हुआ। जब वो एडल्ट ब्लाइंड सेंटर में हम गए वहाँ हड़ताल करने का, वहाँ भी मैं हड़ताल करने वालों को कहता जब तक कि हमारी हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल के बाद अपने टीचरों का भी एहतराम करो। ये नहीं कि हड़ताल से हमने पोजीशन ले ली तो हम अब असातिज़ा और अफसरान को नज़रअंदाज करें। मेरे अपने साथियों से भी इस पर होता था, यार अब तो हमें आज़ादी मिल गई, आप पाबंदी क्यों लगा रहे? मैंने कहा नहीं, आज़ादी मादर पितर आज़ादी नहीं होती, तुम्हें उसका ख्याल लिहाज रखना है। और क्लास से जाओ तो इजाज़त लेके जाओ, क्लास से बाहर जाओ तो इजाज़त लेके जाओ। बाकी जो डिसिप्लिन होता है अफसर को या टीचर को रिगार्ड करने का, उसको करो। टीचर को टीचर समझो, टीचर बाप की जगह होता है। बिल्कुल सही तो बात ये है। मेरा उसमें जब मैं स्टूडेंट था अपने साथियों को भी यही समझाया करता था कि ये करो। उसके बाद पैर में जब आए तो मैंने कहा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तनाज़ा हुआ था जिस वक्त मेंबरशिप, उनको ये तवक्को नहीं थी कि एक ब्लाइंड जो है क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे और वो इस तरह से तहरीरी तौर पर लेटर भी लिखेंगे। तो डॉक्टर फातिमा साहब बदर साहब ने ये कहा कि इनको निकाल दिया जाए। और मैंने बताया कि उस वो मैंने एतराज़ात से डिसिप्लिन के मुताबिक जो फैसले हुए थे उस पर नहीं हुए थे, कराची से नुमाइंदगी के मुतालिक, दूसरी चीज़ के मुतालिक। तो ये होता था उस ज़माने में कि इतने सीनियर लोगों से कोई एक आम ब्लाइंड नाबीना ऐसे सवाल कैसे कर ले। तो मुझे उस उसूली क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय, और फिर ये भी था कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि अगर आप किसी को मुअत्तल कर रहे हैं, रुकनीत ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे पहले एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। मुझसे वैसा कुछ नहीं किया गया, बस सीधा ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मैंने उस सिलसिले में कहीं अप्रोच नहीं किया। जो हमारे पंजाब से वाइस प्रेसिडेंट थे और पंजाब के सदर थे वेस्ट पाकिस्तान, जी। उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये शाहिद मेमन जो है ये पढ़े लिखे है। उस ज़माने में इंटर और बीए पढ़ना भी बहुत पढ़ा लिखा होता था ना, कोई नाबीना पढ़ता नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी मेंबरशिप क्यों ख़त्म की? मैंने कहा मुझे वजह नहीं बताई गई। तो कहा हम कराची आ रहे हैं, इस वक्त जनरल असेंबली हो रही है, आप वहाँ पर आइएगा, मैं वहाँ पर रहूँगा तो मैं पूछूँगा। मैं वहाँ गया तो मुझे रोका गया कि आपकी मेंबरशिप नहीं है। तो अशफाक सिद्दीकी ये उनके भाई दूसरे हमारे साथ थे ना, जी जी। अशफाक सिद्दीकी ने उनसे कहा कि मैं तंजीम का वाइस चेयरमैन हूँ, मैं इनको अंदर ले जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी इससे हट जाओ जिनको रोका था। अच्छा। हम गए, डॉक्टर साहब भी आई वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो हमने, इन्होंने लिहाज नहीं किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। तो बहरहाल मैं कहूँगी शाहिद से कि वो खुद वजह बताए कि उनको क्यों। ये मेरे लिए, मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने कहा जी जी। कि मुझे यही तो नहीं मालूम है, अलमिया इस बात का है कि मुझे बताया गया नहीं, कोई शो का नोटिस नहीं दिया गया। तो इस पर मजमे में तालियां बजी, लेकिन 2-3 लोग जो मुखालिफ थे ना, जी जी। वो खड़े हो गए कि डॉक्टर साहबा इनको बोलने का मौका ना दिया जाए। अच्छा। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मेरी सदारत में हो रहा है, मैंने खुद बोलने का कहा है तो ये बोले। सही। तो मैंने कहा ना कि मुझे जब एक्सप्लेनेशन का नहीं दिया गया तो मुझे क्या मालूम, मैं डॉक्टर साहबा खुद बताए कि एक्सप्लेनेशन देकर मेंबरशिप ख़त्म होती है। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं ठीक है, वो मरहला हम लोग नहीं कर सके थे। तो फिर अशफाक सिद्दीकी ने कहा इनकी मेंबरशिप फिर मुअत्तल कैसे कंसीडर की जाएगी जब हमने तरीक़ेकार ही नहीं किया। नहीं कहा ठीक है बैठ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ शायद जो है वो पढ़े लिखे और मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है इस दौरान जब हमारा इख्तिलाफ भी है
तो हमने एक दूसरे पर एतमाद किया था। इन्होंने अहमद हुसैन को, अलीगढ़ के जो फारिग थे और नाबीना हो गए थे एक्सीडेंट में, बड़े सीनियर उस्ताद बुजुर्ग थे, उनको मेरे पास भेजा इसी तरह से के दौरान मेंबरशिप ख़त्म होने के। जी। मैंने उन्हें टीचर रख लिया और मैंने दो नाबीना अच्छे घराने के थे, वो अबू धाबी में उनके बड़े भाई अमजद साहब, अतहर अली के भाई अमजद साहब जो है अबू धाबी के फाइनेंस सेक्रेटरी थे शाह के, अमीर के। तो उनके छोटे भाई अतहर अली गिलानी जो माशियात के बाद में प्रोफेसर हुए गवर्नमेंट कॉलेज गाजियाबाद में, तो उनको ब्रेल सिखानी थी। एक और अनीस साहब थे, ये दोनों उसी स्कूल से जिसमें मैं मॉडल में था। जी जी। 9th में हल्की हल्की इनकी बिनाई गई थी और ये नाबीना हो गए थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज किया कि शायद ये नाजियाबाद में तुम इन्हें ब्रेल सिखा दो। और ये वो वक्त था जब मेरी मेंबरशिप ख़त्म की हुई थी। अच्छा। डॉक्टर साहब के कहने पे इन दोनों के घर जाके मैंने इन्हें ब्रेल सिखाई थी। माशाल्लाह। तो हमारा बोल रहा हूँ रिगार्ड एक दूसरे का, यानी ये कि इख्तिलाफ अलहदा बात है, लेकिन इख्तिलाफ के दौरान जो उमूर है और मामलात है उस पर फैसिलिटेशन देना, उसको स्मूथली रन करना, वो चीज़ें जो है मिली थी। यही चीज़ें मैं पीएबी की ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच से बनी तो इलेक्शन करने में हमेशा यही रोल रहा कि इलेक्शन के मुताबिक मैंने एक बार ये बताया था कि हम लोग सबके साथ एक रवैया करते हैं। किसी को उस वक्त इलेक्शन के दौरान जो है ओहदेदार, सदर, जनरल सेक्रेटरी हो, कितना ही सीनियर हो, लेकिन उस जगह पर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। एक बार मैंने वाकया ये बयान किया है किसी इंटरव्यू में कि डॉक्टर साहब वोट देने आई, जो नहीं करा थी पोलिंग स्टेशन, वहाँ उस वक्त हमारे एक सलेमान साहब नाबीना खारा थी, जो बाद में पीडीएफ में भी काफ़ी अर्से शुरू में रहे और उनके बच्चे अब तक भी हमारे राब्ते में रहते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे और इत्तेफाक से डॉक्टर शाह से उनकी बड़ी अच्छी शनासाई इसलिए थी कि जब उन लोगों ने बाद में हमारे बाद एक बार हड़ताल की थी तो कमिश्नर वगैरह ने जो मसला हल करना चाहा था तो डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व करके किया था। तो अंडरस्टैंडिंग थी, वो डॉक्टर साहब का बहुत रिगार्ड करते थे और डॉक्टर साहब भी उसको कहती थी, जैसे एक बहुत अच्छे एतमाद के आदमी। जी। डॉक्टर साहब जब वोट देने के लिए आई तो डॉक्टर साहब से कहा गया, डॉक्टर साहब आपका रिन्यूअल कार्ड, क्या आपकी मेंबरशिप रिन्यू हुई है कि नहीं हुई है इस साल की? अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, सुलेमान मैं क्या सुन रही हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो? डॉक्टर साहिबा आपको कैसा नहीं जानता हूँ, आपको तो मैं अपने लीडर बुजुर्ग अपनी माँ की हैसियत से जानता हूँ। सही। आपका मेरे दिल में बड़ा रिगार्ड है, लेकिन जो दस्तूर आपने बनाया और चेयरमैन की हैसियत से दस्तूर को जिस पर आपने दस्तखत किए, मेरे हाथ में वो दस्तूर पढ़ाया गया, दिया गया है कि इसके मुताबिक इलेक्शन कराओ। और इसमें आपने लिखा है जो मेंबर अपना शनाख्ती कार्ड, रिन्यूअल शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाएगा वो वोट नहीं दे सकेगा। अच्छा। तो मैं क्या करूं, मैं आपके इस डॉक्यूमेंट का रिगार्ड करूं कि नहीं करूं? डॉक्टर साहब ने बहुत जानदार कहा लगाया, कहा ठीक है फारूक, हमारे फारूक साहब एक मुलाजिम थे, तुम जा, फारूक साहब बोलते थे, वो फारूक नहीं बोलते, फारूक साहब आप जाएं, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, डिफेंस से मेरा कार्ड लेकर आ जाओ। और देखिए ये डिसिप्लिन था, कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम था। बिल्कुल। कि डॉक्टर साहब बैठी रही, डॉक्टर साहब के साथ हम लोग सब वहाँ थे, रिगार्ड कर रहे थे। हम सब कोई सिफारिश नहीं कर सकते थे कि छोड़ दे, आज अगर प्रेसिडेंट के लिए छोड़ दिया तो कल हर आदमी ऐसी छूट मांगेगा। बिल्कुल। तो वो डॉक्टर साहब ने मंगवाया और जब वो मंगा के कार्ड के बाद वोट दिया तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहिए ये एक बेहतरीन आला मिसाल है जो पैर में हमने कायम की थी हर इलेक्शन में। और इलेक्शन 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुस्तहकम रिवायत थी कि आप उसके बाद आए, बहुत सी तब्दीलियाँ अपने अंदाज की हर आने वाला करता है उन्होंने की, लेकिन इलेक्शन के मामले में जो है ना वक्त की पाबंदी के साथ कराची में एक ज़माने में कर्फ्यू और हड़तालें बहुत होती थी, लेकिन कर्फ्यू में 9 से 5, 8 से 5 की छूट मिली थी। हमने 8 से 5 के दरमियान पोलिंग करा के इलेक्शन करा लिए थे। ये 89 की बात है जी। माशाल्लाह। जी जी सर कहिएगा। जी सर कहिएगा।
जी जी कहिएगा, आप बात कर रहे थे ना अभी, वो बीच में हमारा इंटरप्शन हो गया था। 89 की बात थी जब आपका ये इलेक्शन हुआ। अब बता रहे थे डॉक्टर शाह साहिबा जो हैं वो, उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। 59 के इलेक्शन का क्या जिक्र है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कर्फ्यू के आवर्स 8 जी से शाम को 5 बजे तक नहीं थे, तो हमने उसी दौरान इलेक्शन कराया और ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो नुमाइंदे आते भी थे। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को सोशल वेलफेयर वाले देखते थे, और इस तरह से जो है फिर पूरे मुल्क में जब भी ब्रांचें बनाई, ब्रांचों के इलेक्शन में जाने की सूरत थी। अब बाद में मुझे नहीं, मेरे बाद जो है किस हद तक ये मेंटेन रहा नहीं रहा, लेकिन इलेक्शन तो मुझे मालूम है 3 साल के बाद मरकज़ी इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन हर जगह होते हैं, और वो रिवायत ऐसी शानदार थी कि उसको कोई नहीं तोड़ सके। तो माशाल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर के अफसरान कहते थे आप लोगों के सारे लोग इतनी लीगल बातें करते हैं, तो वह हम कोशिश करते थे कि उनको तरबियती सेमिनार में तंजीम के अहदेदारों की जिम्मेदारी, बजटिंग, अकाउंट मेंटेनेंस, ये चीज़ें सारी सिखाते थे। तो माशाल्लाह। हमारे, आपने अभी देखा होगा पिछले साल हमने एक यूथ सेमिनार किया था, उसमें अलादीन डेराज नवाज शाह के आए थे। जी जी। वो पढ़े लिखे उतने नहीं है, लेकिन तंजीम को इतना पढ़ा है कि मुस्तकिला करी थी, इतना बेहतरीन तरीके से आपने बनाया, बताया कि खालिद हुसैन भट्टी की कमी को दूर। उससे पहले खालिद भट्टी साहब को हम देते थे अकाउंट्स का पेपर समझाने के लिए। अच्छा, ये अलाउद्दीन युवराज साहब को भी मैंने देखा है। वैसे जी हमारे हर मेंबर के साथ मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह जो कानून के मुतालिक बड़ा अच्छा पता होता है कि हाँ ये काम कैसे होना है। जैसे गुलजार साहब थे, जब हम जी वहाँ जाते थे, गुलजार साहब जो थे, हाँ तो उनको भी माशाल्लाह इतना असबर था तमाम चीज़ें, हाँ। बहुत अच्छी तरीके से वो बताया करते हमारे थे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तंजीम में ये, बस तो ये मैं बता रहा था कि ये इसमें किया। इसके बाद जब मैं पीडीएफ में आया, तो पीडीएफ में भी हमने हमेशा जो है अपने दस्तूर के मुताबिक काम करने की कोशिश की। हालांकि इसमें इलेक्शन की वैसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन आप खुद आई तो आपने देखा कि इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ। आप खुद भी चेयरपर्सन रही इलेक्शन कमेटी की। जी जी बिल्कुल। एक तो ये बात थी। दूसरा ये कि हमारी कोशिश होती थी जो रिक्वायरमेंट रिन्यूअल के लिए चाहिए, यानी ऑडिट हमारा जो है कभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 2 या 3 महीने के अंदर ऑडिट रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाती थी। माशाल्लाह। और ऑडिट रिपोर्ट हमेशा इसी तरह से, हमारी उससे डिसिप्लिन का असर था कि जब 98 में पीडीएफ बनी और 99 में हमें एफबीआर का सर्टिफिकेट भी मिल गया। उसकी वजह ये थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो थी ना, वो सारी पूरी थी। और मेरा पहले से फैब के ज़रिए एफबीआर में असर और रसूख भी था, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन दस्तूर के मुताबिक काम कर रही है। इसी तरह से मैं जिस जगह नुमाइंदा बना, जी चाहे वो सिटी काउंसिल में थोड़े दिन रहा, नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर में काफ़ी लंबा रहा, नेशनल काउंसिल फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल पर्सन में रहा। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी बनाई थी ज़ियाउल हक साहब ने 1977 में, 78 में, बल्कि जनवरी में। तो उस कमेटी का मैं चेयरमैन की हैसियत से, और चारों सूबों के गवर्नमेंट के नुमाइंदे सोशल वेलफेयर के या स्पेशल एजुकेशन के उसमें मेंबर थे। जी। तो मैंने उनको जो है ना कमेटी में इतना डिसिप्लिन के साथ काम करने का, कि ये नहीं कि वो बहुत सीनियर है, गवर्नमेंट के लोग हैं। हमने पूरे, उन्होंने कहा शाहिद साहब मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा मैं आपको डायरेक्टर की हैसियत से डील ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हमारी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर की हैसियत से डील कर रहा हूँ। जी सर बताइएगा। जी बताइएगा सर। जी, मैंने आपको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात हो रही थी हमारी।
इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब मेरी टर्म पूरी हो गई तो ज़ाब्ता ये था कि अगर नेशनल काउंसिल के मेंबरान 2/3 मेजॉरिटी से रिक्वेस्ट करें कि वही सदर बने तो फिर वही बने, वरना सदर तब्दील हो जाएगा, वो दूसरी पोजीशन ले सकता है, तीसरी मुद्दत के लिए वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करा के मैंने जो है, जब मेरी टर्म ख़त्म हो गई, चारों टर्म, 3 टर्म वैसी थी, 1 टर्म मेंबरों ने अपने वोट से मुझे सदर बनने के लिए तजवीज़ रिक्वेस्ट की थी, अच्छा। तो वो भी हो गई। तो मैंने फिर 12 साल के बाद, यानी मैं चौथी बार इलेक्ट होने के बाद जो है मैंने वो इस्तीफा दे दिया पीडीएफ से, वो उससे पीएबी से। 3 साल की एक टर्म थी? हाँ, 3 साल की एक टर्म होती थी। अच्छा। तो मैंने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद जो है मैं रही मुद्दत के लिए एशियन ब्लाइंड यूनियन का सदर था। उस दौरान 2-3 साल में एशियन ब्लाइंड यूनियन के हैसियत से, सदर के हैसियत से काम करता रहा। उसमें जो मेरा पैब का रिप्रेजेंटेशन होता था वो बाय वर्च्यू ऑफ माई पोजीशन इन वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन वो रहा। और उसके बाद मैंने ये 97 में, 98 में पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन बनाई और उसको भी हमने, जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों पर चलाया। अलबत्ता हमने उसमें ब्रांचेस का इस्टेब्लिश करने वाला ढांचा ही नहीं रखा था कि इसकी ब्रांचें होंगी, बल्कि इसका हेडक्वार्टर कराची में होगा। ये बनी नेशनल बॉडी के तौर पर ही थी, पूरे मुल्क में काम करेंगे। लेकिन जब सोशल वेलफेयर में हम गए तो सोशल वेलफेयर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन आपका पहले मुल्क की सतह पर होगा, आपका दूसरी जगह कोई ब्रांच बनेगी तो उसको फिर सिंध और आगे। तो हमारा ब्रांच बनाने का इरादा इसलिए नहीं हो रहा था कि ब्रांचें बनती है और उनको मेंटेन करना आसान नहीं होता था, रिक्वायरमेंट इतनी थी, क्योंकि पैप की देखा था कि हमा वक्त हमें खुद पैट्रनाइज करना पड़ता था, निगरानी करनी पड़ती थी। अंदरूनी सिंध और KPK में इतना अवेयरनेस नहीं था, तो उनको मैनेज करना बलूचिस्तान में कराची से बैठकर सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। इसलिए हमने उस तजुर्बे को यहाँ नहीं दोहराया और इसी तरह से काम पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन का माशाल्लाह सिल्वर जुबली में हर शख्स ने, आपने देखा सिल्वर जुबली ने इसके अलावा कि अप्रिशिएट किया कि PDF माजूरों के हुकूक भी, माजूरों की नुमाइंदगी भी और माजूरों को फैसिलिटेशन करना, इन तीनों एरिया से जो है PDF के काम को, और अब हत्ता कि अभी ये PAB के सदर कारी साहब ने भी, आपने देखा हमारे 3 दिसंबर के प्रोग्राम जो 25 में हुआ, कितना हाई प्रोफाइल रिगार्ड किया, PDF के काम को कहा वो उसी से जैसे वहाँ कर रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लोगों को फीड कर रहे हैं। और एक इस तरह का काम करने की वजह से कि हम ये चीज़ भी मैंने की कि आपस में दुश्मनियाँ करने की बजाय जिस हद तक भी मुमकिन हो ताउन कर लो। सही। तो जिस वक्त मैं पैप से निकला तो जो पैप की अथॉरिटीज़ थी उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अजीब व गरीब हो गई थी कि वो जैसे मुझे किसी चीज़ में लीडरशिप में गर्दानने को अपना लिए जो समझते थे, ऐसा सूरत हाल हो गई थी। प्रोग्रामों से दूर रखते थे, लेकिन ऐसे ऐसे चूँकि मेरा रवैया वही था, उनकी ब्रांचेज में जिसकी ज़रूरत हुई, कभी ब्रांच किया, PAB हाउस में लड़कियों का सेंटर था, उनको सालाना रमज़ान के कपड़े देना, हमारे नुमाइंदे को भिजवा कर उनके हाथ से कराना, उनको जिस चीज़ की ताउन की ज़रूरत हो हमारे बस में हो तो हमसे उनको अपना समझते थे। इस रवैये की वजह से उनकी ब्रांचें और फिर हेड ऑफिस और सिंध ये बाद में बिल्कुल ग्रेसफुली मुझे और पूरा रिगार्ड के साथ कि मेरा एक बैकग्राउंड है वो बुलाते थे, और वो फिजा देख कर मुझे खुशी होती थी कि कम से कम हम गए, हालात सियासी जो भी इस शहर में हुए थे जिसकी वजह से पैब में एक टूट फूट का अमल थोड़ा सा हुआ था, अल्लाह ताला ने संभाला और अब हम दोनों तंजीमें एक दूसरे का रिगार्ड करके काम कर रहे हैं। और यही मेरे असल उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक काम करने का मंशा भी होता था
कि किसी को उसका हक देने से इस वजह से कि आपका ज़ाती इख्तिलाफ हो गया है, रोको नहीं, सही उसको बात उसका हक दो और अपने हक को आप या तो छोड़ दो या क्लेम करो तो इज़्ज़त व वक़ार के साथ करो, और ना हो तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो, क्योंकि इज़्ज़त वक़ार का ज़ामिन अल्लाह ताला है। हमारी बिलाशुबा। हमेशा पीडीएफ में यही रही, हुकूमत के साथ भी हम काम करते रहे, उसूलन पॉलिसी पे हम शदीद तनकीद भी करते रहे, हमारे डिमांड को हम शद्दोमत से सामने लाते रहे, लेकिन उनकी अथॉरिटीज़ को रिगार्ड भी किया, उनकी अथॉरिटीज़ से मुलाकातें भी की, उनकी अथॉरिटीज़ को अपने प्रोग्राम में बुला के, और जो गैप था माजूरों के लिए काम करने वाली अथॉरिटीज़ में, उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर हमारे पास जो भी सहूलत थी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ की, या हमें अगर कहीं से आलात वगैरह का डोनेशन मिलता था तो उसमें हम सरकारी और गैर सरकारी इदारों को, हालांकि पीडीएफ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूसरी तंजीमों को बांटे, लेकिन हम माजूरों की तंजीमें, सब माजूर अक्सर परेशान हाल होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, तो हमारी कोशिश थी कि माजूरों की तंजीम को जहाँ भी हो, जिस शहर में हो, इतना इस्टेब्लिश किया जाए, इतना अवेयरनेस लाया जाए कि वो शहर में जो उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके, या शहर में उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर लोग उन पर, उनके साथ अच्छी डीलिंग रखे, बावकार डीलिंग रखे, उनको रिगार्ड करे। तो ये फ़िज़ा आपने भी खुद चल फिर के देखा, जी। ये फ़िज़ा हम लोगों ने इफ्तार करने की कोशिश की और अल्लाह की फजल से ये फ़िज़ा बहुत अच्छी तरह उस्तवार हुई। अल्लाह निगाह बद से, हासिदों के हसद से हम सबको बचाए। आमीन और ये सुम्मा आमीन। अगर इससे माजूरों में अगर हम मांगी हो तो गवर्नमेंट से अपनी बातें जो लॉजिकल हैं और जो सिस्टमेटिक तरीके से उसको लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए हमने, हमारी कोशिश रही कि कानूनी ज़राए इख्तियार करें, चाहे वो फैसिलिटीज़ का मामला हो या रूल्स रेगुलेशन बनने का मामला हो। तो अब भी आप देख रही है हुकूमत के साथ हमारे बहुत से शोबों में इसी किस्म के डायलॉग्स रहते हैं, और वो सब नुमाइंदे हमारे साथ शरीक रहते हैं और रिगार्ड करते हैं। और एक मैं अभी पिछले हफ्ते का वाक़या बता रहा हूँ जी। कि एक बैंक में जो है वो एबटाबाद में हमारे जो नुमाइंदा है उनका अकाउंट खोलने में देर लगा थी काफ़ी, तो उन्होंने हमसे रुजू करके कहा कि वो कह रहे हैं हमारे फॉर्म बन रहे कराची से आएंगे। तो उन्होंने कहा भाई क्या फॉर्म कौन से ऐसे बन रहे हैं, तो यहाँ से आप प्रिंट आउट निकालते नहीं, आप लोगों के स्पेशल फॉर्म हैं जो बिरेल वाले हैं। तो हमने स्टेट बैंक को लिखा कि फॉर्म, बिरेल का फॉर्म ड्यूरेबल नहीं हो सकता, डॉट्स इधर से उधर हो सकते हैं, जी। तो ये एडवाइस नहीं मांगी गई थी और इस पर फजूल पैसा खर्च हो रहा है। तो वो स्टेट बैंक का 2 घंटे में जवाब आया, उस बैंक को रुजू किया कि इनसे मालूम करें, और दो ढाई घंटे में एबटाबाद से मुझे बैंक का नाम एजी कोई बैंक, उसके नुमाइंदे का फ़ोन आ गया कि भाई आपके कस्टमर को हमारे पास भेज दें, हम उसकी मेंबरशिप का करते हैं। तो ये इतना माशाल्लाह। प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ। मैंने इससे पहले आपको 2-3 अहम वाक़यात बताए थे कि जिस तरह से मैं जाकर चीफ जस्टिस से मिला था और जिस तरह से जाके काउंसिल के यूनुस मंदोखल से। तो इस तरह का हमारा ये सिलसिला भी कि जहाँ इदारों में मुश्किलात हो रही है तो वहीं के लोगों को हम पहले तो कहते हैं आप जाएं, बात कराएं, और पीडीएफ अब भी पैट्रनाइज कर रही है। और इसी तरह से मैंने जिक्र किया था कि सियालकोट में जो है वो उनको टिकट पे कंसेशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो जब के बैठी किरमनाथ तो मिल गया। ये उसी हम उसने उसी उसूल पे वहाँ जाके फाइट आउट किया जी। कि आपका लिखा हुआ है, ये कोड नंबर डालें। और फिर हमने लाहौर से अथॉरिटी को अप्रोच किया कि आपने ये दिया हुआ है हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपका सियालकोट वाला नहीं दे रहा। तो वहाँ की डायरेक्टर जनरल ने लाहौर से रेलवे की फ़ोन किया। ये इन तमाम उसूल और ज़ाब्तों पे हमने सिर्फ खुद नहीं काम किया, बल्कि सरकारी अफसरान को भी अल्लाह के फजल से, बैंक अफसरान को, दीगर शोबों में सरकारी अफसरान को अपनी कोशिश से करने की कोशिश की। और ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना, जी। जी। आप अपना फ़र्ज़ अदा करें तो कोई आपके हक़ को जो है
रोक नहीं सकता। हम यही कहते हैं फर्स्ट डिजर्व द डिज़ायर। आप अपने हक को अंडरस्टैंड करें, और आप अगर थोड़ा मुश्किल चीज़ आ रही है तो उस पर सब्र बर्दाश्त करें, अपने इंटरेस्ट को ना देखें, अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखें, सिलसिले को, मेहनत को जारी रखें। मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मायूसी नहीं होना चाहिए, अपने फ़र्ज़ को अदा करो क्योंकि आपने हेल्प लिया अल्लाह के आगे जी कि हम बिल्कुल अपनी तनवीर के लिए। कोताही हर एक से होती है, हमसे भी हुई होगी, बहुत जगह कोताहियाँ हुई होगी, और वो कोताहियों पर फिर दिल से नादिम हो, इस्लाह करने की कोशिश करो। ये तरीका भी सिखाया कि अकड़े नहीं कि हमें ग्रांट नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा। अरे भाई, गवर्नमेंट की ग्रांट पर आप डिपेंड नहीं करें, कोई किसी ग्रांट पर नहीं चलता। आप माशरे में ऐसा मकाम पैदा करें कि लोग आपको खुद जो है तवज्जो दे, और वो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि आप कानून पसंद, डिसिप्लिन वाले शहरी हो जाए, अपनी शख्सियत से आप अपना एतमाद बहाल कराएं। ये जो मैं डिसिप्लिन का और कानून की पासदारी का इसलिए कहता हूँ कि आपकी शख्सियत को लोग उसी वक्त मानेंगे कि आप प्रॉमिसिंग है जब आप वक्त के मुताबिक, वादे के साथ, ज़ाब्ते के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे। और अगर वहाँ कहीं कोताही खामी हुई है तो उसको आप इस्लाह की फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आपका हक भी कोई नहीं छीन सकता, ना रोक सकता है, और ना ही आपको कोई डिस्करेज करेगा। आपको आपके मुखालिफ भी इज्जत व वक़ार के साथ देखेंगे और कहेंगे कि यह बंदा डिसिप्लिन के मुताबिक काम करता है। तो जी मैं माशाल्लाह। इस पहलू को उजागर करना चाह रहा था कि ये मैंने काम किया, और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग भी ये करें। अब ये एक मेरा मिशन है जी जो मैं जी शुरू करने वाला हूँ। जैसे हमने पिछले दिनों वज़ीर आज़म सद को लिखा, प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है ना, जो फैसिलिटीज़ होती है वो आमतौर में माजूरों की बिलखुसूस ख़त्म हो जाती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि अभी मैंने इस्लामाबाद के टिकट बनाया PIA का, उसे उन्होंने ख़त्म नहीं की। इसके माने जो है हमारा लेटर काम कर रहा है, जिससे हमने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जहाँ कंसेशन और जहाँ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसको जारी रखा जाए। अब मैं एक शोबे में इसी तरह से काम का आगाज़ कर रहा हूँ जी कि जी देखिए, गवर्नमेंट के इदारे जी वो पूरी फुल्ली फंडिंग पर चलते हैं। गवर्नमेंट की बजट पूरा स्कीम बनती है और स्कीम के तहत पूरा बजट अप्रूव होता है, जी जी और उस बजट के मुताबिक चलते हैं। तो उनको ज़कात और बैतुल माल या कॉरपोरेट मनी से अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मेरा अपना तजिया ये है कि बैतुल माल या ज़कात प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, और माजूर जब सब गवर्नमेंट में नहीं है, 80% से ज़्यादा गवर्नमेंट से बाहर है, जी तो उन माजूरों को किफ़ालत कौन करेगा? तो बैतुल माल का पैसा या कॉरपोरेट मनी को, एक बड़ी ज़्यादती मुझे ये लगती है, इसको हमारी फाइनेंस की अथॉरिटीज़ को संभालने की ज़रूरत है कि कॉरपोरेट मनी है। अब उन्होंने बहुत से ने तो अपनी यहाँ फाउंडेशन बना के कहते हैं हम ये कॉरपोरेट मनी उसी फाउंडेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने अपना सिस्टम बना लिया। जी यानी उनको पब्लिक के लिए ये माशरे की मनी थी, कॉरपोरेट मनी सिर्फ इस्तेमाल इख्तियार उनको दिया था, वो कस्टोडियन थे। लेकिन तो वो फाउंडेशन में करते हैं, फिर उसमें एक रूल्स और रेगुलेशन भी होना चाहिए कि जो बुनियादी ज़रूरत है, जिनकी तालीम और तरबियत है, रोज़गार है, उनको तरजीह मिलनी चाहिए, या खेल कूद को तरजीह मिलनी चाहिए, या कल्चरल एक्टिविटीज़ को। तो कॉरपोरेट मनी इस्तेमाल भी की जा रही है, तो वो इस तरह से इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है कि जो बुनियादी ज़रूरियात है, और जो ऐसा तबका है कि जो अपनी नेचुरल लेकिन के बावजूद अपने पैरों पे खड़ा रह रहा है, उनको मिल जाए, तो वो सिलसिला ख़त्म हुआ। तो मैं अभी इस पर काम कर रहा था कि गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ कॉरपोरेट मनी के लिए भी एक रूल रेगुलेशन बनाएं, ताकि इदारे अपनी मर्ज़ी से अपनी फाउंडेशन बना के वो कॉरपोरेट मनी जो उनसे कहा गया है कि आवाम के लिए रखे जाए, आवाम के फलाह बहबूद के, उसमें इस्तेमाल हो, ना कि उनके ही हाथ में खेलती रहे वो रकम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लोग जिससे कंसर्न है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिवली और प्रोग्रेसिवली इस्तेमाल होनी चाहिए। चाहे जाएगा कि जो प्रोग्राम्स बना लिए जाते हैं
ऐसी जो कल्चरल है, या कल्चरल भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा पैसा उस पर ना डाला जाए कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी ना हो। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें जो है वो सुनने को मिली, समझने को मिली। अल्लाह ताला हमें इन सब पर अमल भी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो आसानी आप चाह रहे हैं लोगों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए वो आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सेहत ज़िंदगी दे, ताकि आप इन तमाम चीज़ों पर आप अमल अब कर चाय सकें। पियेंगी? जी इंशाअल्लाह बिल्कुल चाय पिएँगे। पियेंगी? जी, जी बिल्कुल।